गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सरकार के द्वारा संचार साथी ऐप के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया और इस नोटिफिकेशन के आने की वजह से सोशल मीडिया और बाकी इन जनरल लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। तो इस मुद्दे को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये ऐप है क्या। दोस्तों, इस ऐप का नाम है संचार साथी। ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर ऐप है इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया है। दरअसल में ये एक तरह की टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी ऐप आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसका पर्पस आप समझना, इसके पर्पस कई सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो आप लोग मोबाइल्स इस्तेमाल करते होंगे तो आपके हैंडसेट के IMEI नंबर होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोन चोरी हो जाए, आपका फ़ोन कहीं खो जाए, तो कहीं ना कहीं उनको ब्लॉक करवाना या उनको ट्रैक करवाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। राइट। एंड उसी में आपका ये सारा जो संचार साथी ऐप है वो उसमें मदद कर देती है आपकी। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोग जब सिम लेते हो तो सिम लेते समय ना आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, आधार कार्ड हो गया और बाकी सारी चीज़ें। पर आपको कैसे पता कि कितने सिम कार्ड आपके नाम के ऊपर इशू हो रखे हैं। हो सकता है ना किसी बंदे ने फ्रॉड करके आपके नाम के ऊपर आप सिम ले लिया हो। आजकल तो वैसे ही आधार कार्ड का नंबर कोई भी बना लेता है एंड उसके माध्यम से फेक हो सकता है कि आपके नाम के ऊपर किसी ने सिम ले रखा हो। तो अगर आप संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप अपना नाम वगैरह डाल के, अपना जो भी आधार कार्ड वगैरह डाल के आपको पता लग जाएगा कि कितने कनेक्शन सिम के आपके नाम के ऊपर इशू हो रखे हैं। उसके साथ ही साथ संचार साथी ऐप के ऊपर आपको चक्षु पोर्टल भी देखने को मिल जाता है। जो चक्षु प्लेटफॉर्म है ना, इसके माध्यम से पता क्या होता है, देखो कई बार आपको कॉल्स आती हैं, है ना, और वो फेक कॉल्स होती हैं। कोई आपको बोलता है कि मैं HDFC बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपना OTP दे दीजिए मुझे, मैं ऐसे ऐसे आपको मदद कर दूंगा। ऐसे सो मैनी इस तरह से कोशिश की जाती है, अटेम्प्ट्स किए जाते हैं आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने के। तो फ्रॉड कॉल्स बहुत सारी आती हैं। राइट। तो फ्रॉड कॉल्स को आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हो? यहाँ चक्षु प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये चक्षु प्लेटफॉर्म भी आपको यहाँ पे संचार साथी ऐप के अंदर ही है, तो वहीं से आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी। तो इस तरह से और भी कोई मोबाइल नंबर स्पैम है या फिर स्कैम्स को डिटेक्ट वगैरह करना हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली इस ऐप का पर्पस पता क्या है? अपने देश के अंदर साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना। दैट इज़ द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर यहाँ पे ऐप। अब सरकार ने ऐसा बोला है कि इस पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से ना ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, या तो उनको ट्रेस कर लिया गया है या उनको ब्लॉक कर लिया गया है। और बहुत सारे इल्लीगल जो सिम कनेक्शंस थे, जो गलत डॉक्यूमेंट्स देकर बनाए गए थे, उनको हमने डीएक्टिवेट भी कर दिया है। तो कहीं न कहीं सरकार यहाँ पे बहुत पक्षधर है इस पर्टिकुलर ऐप की। राइट। अब यहाँ पे पता क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक नोटिफिकेशन आया। उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल हो गया या बाकी जो भी आपके एग्ज़िस्ट करते हैं, उन सबको पता क्या करना होगा, अपने मोबाइल के अंदर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड देनी होगी। कहने का मतलब, देखो कई बार जब आप नया फ़ोन खरीदते हो, राइट? उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐप्स पहले से ही एग्ज़िस्ट करती हैं। कुछ तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, कुछ ऑलरेडी फ़ोन के अंदर होती हैं। तो सरकार ने यहाँ पे ये बोला कि भाई अगर कोई फ़ोन भारत में मैन्युफैक्चर हुआ या कहीं विदेशों से इम्पोर्ट भी किया गया पर इस्तेमाल वो भारत में होगा, तो उस केस के अंदर हर उस फ़ोन के अंदर संचार साथी ऐप पहले से ही आ रखी होनी चाहिए। राइट। इसके फीचर्स को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट कर पाना मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं होगा, और ऐसा करने के लिए इनको 90 दिनों का यहाँ पे समय दिया जा रहा है। जो ऑलरेडी फ़ोन्स एक्जिस्टिंग हैं उनमें सॉफ्टवेयर का अपडेट देकर उसके अंदर संचार साथी ऐप आ जाएगी। ये बात यहाँ पे करी जा रही है और इसको जैसे मैंने आपको बताया, इसको लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आई। पर देखो जब ये मुद्दा न्यूज़ में आया, पता लगा इसके बारे में, तो कहीं न कहीं बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने सरकार को बहुत हेवीली क्रिटिसाइज़ किया। क्यों? क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में डाउट ये आ गया कि भाई इससे तो सरकार कहीं न कहीं ना जो परमिशंस माँग रही है, उसके माध्यम से सरकार हमें हमेशा कॉल मॉनिटर कर पाएगी। हम किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या डिस्कशन हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं हैं, हर एक चीज़ सरकार तक चली जाएगी अगर ऐसा ऐप हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ऐसा लोगों का डाउट था।
तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ना, इन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई कॉल मॉनिटर नहीं करेंगे इससे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ना यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया। इन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दिया कि ये जो पर्टिकुलर ऐप होगा ना, इसका इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। पहले ये आ रहा था कि इसको मैंडेटरी किया जा रहा है, अब यहाँ पे इन्होंने हमारे यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि ये अपने आप में एक ऑप्शनल होगा। हाँ, आपके फ़ोन में ऐप होगी, आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो। एक्चुअली ना थोड़ा-सा सरकार की तरफ से फर्दर क्लैरिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, जब नोटिफ़िकेशन बात हुई है ना, नोटिफ़िकेशन में वर्ड इस्तेमाल है मैंडेटेड, कि मैंडेट किया जा रहा है कि ये ऐप होनी ही होनी चाहिए। पर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो आपका बयान दिया, उसके अंदर उन्होंने बोला कि कहीं न कहीं ये तो लोगों के हाथ में है, अगर उनको ऐप चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो, तो डिलीट कर दो। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इन्होंने ये भी बोला कि जब तक आप रजिस्टर नहीं करते, तब तक आपको कुछ भी शेयरिंग नहीं होती। पर अगर हम बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करें ना, तो साइबर एक्सपर्ट्स ने भी इसके ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करी है। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको साइबर एक्सपर्ट्स देखने को मिल जाएँगे। एक्चुअली पता क्या है, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ना, ये आपसे रूट एक्सेस माँगती है। रूट एक्सेस का मतलब पता क्या है? कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रिविलेज एक्सेस उनको मिल जाएगा। तो उससे पता क्या होगा? कल को आगे जाकर यहाँ पर अगर सरकार चाहे, तो आपके फ़ोन के अंदर किसी भी तरह का स्पाईवेयर डाल सकती है। क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, उसके समय उसको रूट एक्सेस दे दिया गया है। तो कुछ भी ऐप के अंदर चेंजेस होंगे, वो आपसे आगे कभी नहीं पूछेगा। आगे मान लो सरकार ने आपके फ़ोन में स्पाईवेयर डाल भी दिया ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस ऐप को ऑलरेडी रूट एक्सेस मिल चुका है। तो साइबर एक्सपर्ट्स इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि सरकार को अगर एक ऐप बनानी भी थी, उसमें ये सब इतनी सारी परमिशंस नहीं माँगनी चाहिए थी। जब इतनी सारी परमिशंस माँगी जा रही हैं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होने की यहाँ पे आशंका होती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, मुझे आप ज़रूर बताना। ये हमने संचार साथी ऐप पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। दोस्तों, डेट है आज की 3 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अगले टॉपिक डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 2030। दोस्तों, आरबीआई के द्वारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30 यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये प्रीलिम्स में तो आपको काम आएगा ही आएगा, पर उसके अलावा आपने मेंस में और इवन इंटरव्यू के अंदर आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं पर भी आपको पूछा जाए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करना है, तो देखो, पिछली बार की जो हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन थी, वो तो हमने देखी थी पहले सालों में। अब तो हमारे लिए ये 2025 से 30 वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसमें आरबीआई और आरबीआई के साथ साथ और जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स हैं, उन सब ने मिलकर यहाँ पर इसको तैयार किया है। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर इकोसिस्टम अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है, यानी कि सब मिलकर एक कनेक्शंस के माध्यम से यहाँ पर हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे बेहतर करेंगे। और सिर्फ फोकस एक्सेस के ऊपर नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप तक बस फाइनेंशियल सर्विस पहुंचा दी, उसके साथ ही साथ आप उनका इस्तेमाल भी करते रहो, उससे आपको फ़ायदा भी हो, लोगों को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ये सारी बातें ध्यान में रखी गई हैं। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके पीछे 5 गोल्स जो है ना, उनका नाम रखा गया है पंचज्योति। तो ये पॉइंटर आप अपने मेंस में डाल सकते हो, पंचज्योति का। अब आप सोचेंगे पंचज्योति है क्या? पंचज्योति में 5 पिलर्स हैं। पहला पिलर है आपका यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि अफोर्डेबल हो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज। और एक जो बात इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में बात की गई ना, वो है टेलर्ड प्रोडक्ट्स की। एक्चुअली पता क्या है, देखो, एक चीज होती है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। इसका मतलब ये होता है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का, कि आपने एक कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना दिया और सबको सेम प्रोडक्ट दे दिया। देखो यार, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, किसी की इनकम कम है, किसी की इनकम ज़्यादा है ना? मतलब किसी की सेविंग कम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई रोज़ पैसे कमाता है, कोई महीने के एंड में पैसे कमाता है। तो भाई, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इंडिया में काम नहीं करती। तो हमें चाहिए होते हैं टेलर्ड प्रोडक्ट। टेलर्ड मतलब कस्टमाइज प्रोडक्ट, लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, हाउस होल्ड्स की ज़रूरतों के हिसाब से हम यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएं। और एक बात आप और ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवा देना इज नॉट फाइनेंशियल इंक्लूजन।
बैंक अकाउंट के अलावा अच्छे सेविंग्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, पेमेंट सिस्टम, इन सब का एक्सेस उनके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आती हैं। तो हमें यहाँ पे कहीं न कहीं इस तरह से यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इन तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज का। बाकी ध्यान हम रखेंगे क्वालिटी के ऊपर, ठीक है ना? फाइनेंशियल सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो आपका पिलर है पंचज्योति में, वो है जेंडर सेंसिटिव एंड रेजिलियंस फोकस्ड इंक्लूजन। देखो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए भी हमें यहाँ पे प्रॉपर प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, महिलाओं को भी यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यहाँ पे सिखानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत बड़ा झटका आता है महिलाओं के ऊपर, कई बार अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो या फाइनेंशियली सिक्योर ना हो, तो उस बात का भी प्रॉपर ध्यान इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में रखा गया है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ लाइवलीहुड स्किल्स एंड इंक्लूजन। कहीं न कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज को आपके स्किल के साथ जोड़ा जाए, ठीक है? कहीं न कहीं आपका फाइनेंशियल सर्विसेज को एनहांस करने के साथ-साथ आपके एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यहाँ पे काम किया जाए, तो दोनों को साथ में लिंक बना के उनके स्किल्स के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। उसी की तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन एज़ बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं न कहीं देखो लोगों के पास पैसा तो होता है, पर पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आइडिया नहीं होता। तो खासकर जो पहले टाइम यूज़र्स हैं, युवा हैं, उनके पास पैसा आता है तो कहीं न कहीं पैसा वो वेस्ट कर देते हैं। उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना लोन लेना है, कैसे इंश्योरेंस करनी है, वो सारी चीज़ें जब तक हम उन्हें यहाँ पे बताएँगे नहीं, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी इसमें हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे इंक्लूड करी गई हैं। पाँचवाँ जो पिलर आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो है स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवांस रिड्रेसल। कहीं न कहीं शिकायतें बहुत सारी आती हैं, तो कहीं न कहीं उन शिकायतों का कैसे निपटारा किया जाए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे कंज्यूमर्स को यहाँ पे एक तरह से उनको मदद की जाए शिकायतों के कॉन्टेक्स्ट में। ये 5वां पॉइंट आपका नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 से 30 में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बेहतर करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट उनमें आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से 50 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट यहाँ पे खुलवा दिए गए हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उनको डिपॉज़िट, विथड्रॉल, रुपे कार्ड वगैरह भी दिए गए हैं ताकि उनको यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज में कोई दिक्कत ना आए। फिर हमारे पास जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार और मोबाइल। जनधन तो आप समझ ही गए, बाकी साथ-साथ आधार मोबाइल का पर्पस ये है कि आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं ना, इनको लिंक किया जाए आपके आधार और आपके मोबाइल के साथ, ताकि आपको कोई भी जो बेनिफिशियरीज़ हैं, उनको सर्विसेज देने के अंदर, वेलफेयर पर पहुँचाने के अंदर सरकार को कोई भी परेशानी ना आए और सही पर्सन तक यहाँ पे बेनिफिट पहुँचे। उसके साथ-साथ हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसके माध्यम से हम कोलैटरल फ्री लोन देते हैं माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के लिए, कहीं न कहीं ताकि वो अपना बिज़नेस यहाँ पे बड़ा कर पाएँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये इंश्योरेंस कवरेज की बात करती है सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स को, ठीक है? एंड साथ-साथ एक होता है आपका बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल। देखो अगर आप बैंक ना पहुँच सकते, तो बैंक तो आपके पास आ सकता है। देखो कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बैंक की ब्रांच नहीं होती, पर वहाँ लोग तो रह रहे होते हैं। तो क्या हो सकता है, एक बैंक का एक बंदा यहाँ पर एक मान लो हफ्ते में ही या 15 दिन में उस गाँव में जाता है। उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वो वहाँ लोगों को मिलता है, लोगों से बातचीत करता है और जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको पैसा पहुँचाना होता है, पैसा निकलवाना होता है, व्हाटएवर जो जो भी करना चाहे, तो बैंक का कर्मचारी जाकर उनको यहाँ पे मदद करता है, उन सब सर्विसेज़ के अंदर। इसको बोलते हैं बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल। अगर आप बैंक तक नहीं पहुँच सकते, तो बैंक आपके घर आके आपको मदद करेगा बैंकिंग सर्विसेज़ के लिए। ये होता है आपका बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट मॉडल। तो ये सारे अलग-अलग इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं फॉर द नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट? नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड। दोस्तों आप सबको यूनेस्को के बारे में तो पता ही होगा, राइट? कई बार हम यूनेस्को के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। दोस्तों भारत जो है ना, वो 2025 से 29 इन 4 सालों के लिए यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए री इलेक्ट हो गया है। अब यूनेस्को देखो बहुत सारे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनेस्को का टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हो गया, इनटेंजिबल हेरिटेज हो गया, है ना? यूनेस्को का जो दर्जा मिलता है बहुत सारी अलग-अलग आपकी जगहों को, वो सारी बातें तो हमने कई बार डिस्कस करी हुई हैं, पर इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यूनेस्को की अगर हम बात करें ना, तो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स इसके आपको देखने को मिल जाएँगे। एक है जनरल कॉन्फ्रेंस, जो सबकी मीटिंग होती है, एक होता है सेक्रेटेरिएट और एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड। बेसिकली यूनेस्को 1945 में बना था और एग्जीक्यूटिव बोर्ड डेफिनिटली बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए बन जाता है। देखो यूनेस्को पता क्या करता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम है कि जो भी यूनेस्को का काम है और साथ-साथ उसका जो बजट है, उसको एग्ज़ामिन करना। इसके साथ ही साथ
रिकमेंडेशन देना कि जनरल कॉन्फ्रेंस जब होगी कहीं ना कहीं उसका एजेंडा क्या होगा। सिमिलरली कोई नई मेंबर स्टेट या नई कंट्रीज को एडमिट करना है यूनेस्को के अंदर, उसके लिए रिकमेंडेशन यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही देता है। इसके साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने के लिए गाइडेंस भी आपका यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदारी जो होती है वो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की ही होती है। फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुलाना हो वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही बुलाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह को देखना, उनको काम को मैनेज करना, कोई एजुकेशन साइंस वगैरह के रिगार्डिंग इनिशिएटिव लेना, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ही यहाँ पे काम बन जाता है। तो भारत इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। दरअसल में यहाँ पे टोटल 58 मेंबर स्टेट्स होते हैं और हर पर्टिकुलर मेंबर स्टेट को यहाँ पे 4 साल का टर्म मिलता है। और इसको इलेक्ट कौन करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को? यूनेस्को का जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वही इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग रीजन्स को अलग अलग अपनी पार्टिसिपेशन दे रखी है। जैसे भारत आता है ग्रुप 4 के अंदर, एशियन एंड पैसिफिक स्टेट, तो इसके अंदर भारत को इलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। एंड इस वजह से अगले 4 साल के लिए भारत यहाँ पे इसका पार्ट रहने जा रहा है। एग्जेक्टिव बोर्ड के जो आपके हेड क्वार्टर हैं वो आपको पेरिस फ्रांस में ही देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर एक्चुअली यूनेस्को का मेन सेक्रेटरीट है ही है, राइट। तो बस ये मुद्दा था। तो यूनेस्को के एग्जेक्टिव बोर्ड के बारे में हमें एक क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी और आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। देखो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले जो मेन हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है ना, वो ITU के बारे में करनी है। एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस ITU से हैं। WTDC तो थोड़ा करंट अफेयर्स है बस, और कुछ नहीं है। ITU की अगर हम बात करें, इट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये दरअसल में UN की स्पेशलिस्ट एजेंसी है और ध्यान में रखिएगा ये एस्टैब्लिश हुई थी 1865 के अंदर। ऐसा इसको मानते हैं कि UN की सबसे पुरानी संस्था यही है अपने आप में। अब देखो UN तो डेफिनेटली बाद में बना, पर कहीं ना कहीं जो संस्थान थे वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे ना कुछ कुछ तो UN के बनने के बाद ही उसी के अंतर्गत यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका काम है टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को देखना। अब दुनिया भर में देखो, आप लोग जानते होंगे कम्युनिकेशन की बात होती है तो आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना ITU का काम है। इसके साथ ही साथ ये रेडियो स्पेक्ट्रम हो गया, सैटेलाइट ऑर्बिट हो गया, उनको एलोकेट करता है, दुनिया भर में टेलीकॉम स्टैंडर्ड को डेवलप करता है, राइट। ये सारे काम आपके ITU के देखने को मिल जाएंगे। आज के समय इसमें 194 कंट्रीज हैं एंड 1000 से भी ज़्यादा संस्थान इसके साथ मिलकर काम करते हैं और इसके हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों भारत इसका मेंबर बन गया था 1869 के अंदर ही। फिर इसकी जो काउंसिल है ना ITU काउंसिल, तो काउंसिल का मेंबर भारत बना यहाँ पे 1952 ऑनवर्ड्स ही भारत इसका रेगुलर मेंबर रहा है। वैसे ITU का मेंबर हम लोग 1869 के अंदर बन गए थे। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स आता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। वो इंडेक्स भी आपका ITU ही रिलीज करता है और यही बताता है कि देश कितने रेडी हैं साइबर थ्रेट्स को डील करने के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली ना ITU की एक टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट सेक्टर को देखने वाली कॉन्फ्रेंस होती है विच इज नोन एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। इसमें बात होता है कि भाई टेलीकॉम सेक्टर, ICT सेक्टर कैसे काम कर रहा है, उसकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसी को हम नाम बोलते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। अब भारत इस कॉन्फ्रेंस में गया बाकू अजरबैजान के अंदर एंड भारत ने दुनिया की आवाज़ को यहाँ पे सामने रखने की कोशिश करी है। कैसे? देखो भारत, एक तो पहले आप अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स को यहाँ पे लीड किया वाइस चेयर और चेयरमैन के रूप के ऊपर भारत ने, और भारत ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी। फॉर एग्जाम्पल भारत ने रेजोल्यूशन 85 को सामने लेकर आया। रेजोल्यूशन 85 पता क्या करता है? ये बोलता है कि भाई ठीक है हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज हैं पर हमें स्मार्ट विलेजेस भी चाहिए, हमें गांव गांव तक इंटरनेट लेके जाना है, ठीक है। उसी तरह से गांव भी इंटरनेट के लिए यहाँ पे रेडी हो पाएंगे। बाकी रेजोल्यूशन 89 और 90 को भी हमने सपोर्ट किया, जहां पर हमने बात करी इनोवेशन और फ्यूचर रेडी रहने की। इसके अलावा भारत ने बात करी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, जो रेजोल्यूशन 45 और 84 थे। भारत ने बात की कि जैसे टेलीकॉम का बहुत ही मिसयूज हो रहा है आज के समय के ऊपर, आप फोन वगैरह का इस्तेमाल करके लोगों को स्पैम किया जा रहा है, उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा बात करी भारत ने कि टेलीकॉम सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा डिजास्टर को टैकल करने के अंदर भी है, तो रेजोल्यूशन 35 और 66 भारत ने इन्हेंस किया, जहां बात करी गई कि भाई इनका इस्तेमाल किया जाए लोगों को अर्ली वार्निंग पहुंचाने के अंदर। कई बार आपने नोटिस किया होगा आपके फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो सारी बातें भारत ने यहाँ पे करी हैं और इस तरह से भारत ने
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे सामने पेश किया है। राइट, आगे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने जो है वो है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, मैं इस टॉपिक को तो आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको अपने स्टैटिक नोट्स जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसमें से आप प्लीज उसको रिवाइज करिएगा। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। बहुत कंट्रोवर्सी रहती है इस बात को लेकर कि आखिर इतनी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसे खत्म होगी। इसके ऊपर बहुत अलग अलग स्टडीज हुई हैं, पर हमारे पास कोई कंप्लीट एविडेंस नहीं है कि हाँ कौन सी थ्योरी सही है कौन सी थ्योरी गलत है। राइट, तो बट अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया गया है, उससे पता ये लग रहा है कि दरअसल में इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई एक कारण की वजह से या एक बड़े इवेंट की वजह से ख़त्म नहीं हुई। ये सालों साल तक यहाँ पे चलता रहा, जो आपका सूखा पड़ना था ना, उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आई है। तो कई सदियों तक, कई सालों तक इस तरह से सूखा पड़ता रहा, जिस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद हो सकता है डिक्लाइन हुई हो। तो जो रिसेंटली स्टडी करी गई है इसमें ये बताया गया है, ठीक है। इसके बारे में साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने पेलियो क्लाइमेटिक रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल किया। बेसिकली एंशियंट क्लाइमेट्स को यहाँ पे स्टडी किया गया, लेक के लेवल को स्टडी किया गया, उसके माध्यम से ये डेटा उनके सामने आया है। अब इन्होंने क्या बोला है, रीजंस क्या दिए हैं। पहला है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, ठीक है। 4 बड़े सूखा पड़ने के इवेंट्स हमारे सामने आए हैं, जो कि हर सूखा लगभग 80, 85 या 100 साल तक चला। एंड कहीं न कहीं जो सबसे बड़ा जो सूखा पड़ा था ना, ड्रॉट, वो 1733 बीसी के आसपास यहाँ पड़ा था, जिससे कहीं न कहीं पूरा का पूरा रीजन बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। इतने लंबे तक समय तक सूखा पड़ने की वजह से जो लेक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ड्राई अप हो गई, पानी का लेवल बहुत कम हो गया। फिर नेविगेशन भी नहीं हो पाता, वहाँ पे शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह चलनी बंद हो गई, और उससे कहीं न कहीं ट्रेड को बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट आया। बाकी ऐसा भी देखने को मिला है कि स्टार्ट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे ला नीना की कंडीशंस थी, तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश वहाँ पे हुआ करती थी। बाद में एल नीनो जब आया तो कहीं न कहीं वहाँ पे सूखा भारत में पड़ा, एंड उस वजह से आप नोटिस कर पाओगे कि 10 से 20% तक एनुअल रेनफॉल में कमी आई, तो उससे समस्याएं यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिली। फिर धीरे-धीरे जैसे एग्रीकल्चर मुश्किल हो गया, क्योंकि जब सूखा पड़ने लग गया तो एग्रीकल्चर कहाँ से होगा। तो कहीं न कहीं ना हमारे पास कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो हमें दिखाते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ना, उन्होंने क्रॉप्स स्विच करी। मतलब पहले वो ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो किए करते थे, व्हीट एंड बार्ली। पर धीरे-धीरे जब उनको पता लगा कि नहीं यार, बारिश कम हो रही है, पानी की कमी चल रही है, तो वो थोड़ा शिफ्ट हुए ड्रॉट रिजिलिएंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट मिलेट्स की तरफ, ठीक है ना, कि जिनको कम पानी चाहिए, ऐसी क्रॉप्स उन्होंने यहाँ पे लगाना यहाँ पे स्टार्ट किया। बाकी कहीं न कहीं उनको रिलोकेट होना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से उस एरिया से दूर जाने लग गए। प्लस एट द सेम टाइम खाने की कमी होने लगी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया, तो कहीं न कहीं जो सोसाइटी है वो एक डिक्लाइन की तरफ यहाँ पे चलने लग गई। एंड इस तरह से इन पर्टिकुलर ड्रॉट्स के होने की वजह से डी-अर्बनाइज़ेशन होता है, शहर खत्म होने लग जाते हैं, और कहीं न कहीं छोटे-छोटे यहाँ पे गाँव बसने लग जाते हैं, और इस तरह से हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हुई हो। तो मैंने जैसा बताया ना, ये क्वेश्चन है, हो सकता है, राइट? क्योंकि एक्चुअली क्या एविडेंस है, कंप्लीट सही बात क्या है, नो वन रियली नोज़। पर हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हमारे सामने ज़रूर हैं। जैसे इसके अलावा जो और थ्योरीज़ आती हैं ना, वो आती हैं नेचुरल डिज़ास्टर थ्योरी। ये बात करता है कि हो सकता है कि फ्लड्स आने की वजह से, देखो कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी है, बट अंडरस्टैंड करना कि ये भी कई बार बात की जाती है इसके फ्लड्स की भी। एक्चुअली पता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पर हमने देखा कि जो घर जो नए-नए कंस्ट्रक्ट किए गए ना, उनके नीचे आपको सिल्ट कवर्ड डेब्रिस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो फ्लड्स आते हैं ना, तो वो अपने साथ सिल्ट लेकर आते हैं। तो कहीं न कहीं दिख रहा है कि जो घर बने हुए हैं, वो फ्लड के बाद जो रेज़िड्यू बच जाता है, उसके ऊपर बने हुए हैं। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि ये एक बड़ा कारण रहा होगा फ्लड्स। कई आपके जो और एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि अर्थक्वेक हो सकता है बहुत बड़ा फैक्टर रहा हो। क्योंकि जो पूरा इंडस रीजन है, ये कल भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव है ये ज़ोन है, राइट? यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो अर्थक्वेक आने की वजह से हो सकता है ये जो पूरा एरिया है वो तबाह हो गया हो। दैट कुड आल्सो हैव बीन द रीज़न। और हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से फ्लड पेन यहाँ पे रेज़ हो गए हों, उससे कहीं न कहीं इस तरह से बहुत सारा पानी आ गया हो अर्बन एरियाज़ के अंदर। ये एक थ्योरी आती है। फिर दूसरी थ्योरी एक आती है रिवर कोर्स शिफ्ट की, कि हो सकता है इंडस नदी ने अपना जो रास्ता है वो बदल लिया हो, उससे कहीं न कहीं पानी की शॉर्टेज आ चुकी हो। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पा में हमें सिल्ट और सैंड की प्रेजेंस देखने को मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो विंड्स की वजह से हुआ हो। दैट कुड आल्सो बी रीज़न कि आपका रिवर ने अपना रास्ता बदल दिया हो।
कुछ लोग क्लाइमेट चेंज को इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल घग्गर हकरा जो रिवर सिस्टम है वो खत्म होना, वो ड्राई अप होना, वो एक बड़ा रीजन है। आप लोग बात करते हो ना सरस्वती नदी की, कहाँ गुम हो गई सरस्वती नदी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो पूरा एरिया यहाँ पे सूखे में आ गया हो। दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन कि क्लाइमेट चेंज से ये इम्पैक्ट आया हो। एक और थ्योरी पहले एग्जिस्ट करती थी पर अब इसको यहाँ पे नकार दिया गया है। वो थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी की। बहुत सारे लोग पहले एक्सपर्ट्स यहाँ पे कहा करते थे कि हड़प्पन सिटीज को दरअसल में जैसे आर्यंस आए ना इंडो यूरोपियन, उन्होंने यहाँ पे तहस नहस कर दिया, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इसके लिए एविडेंसेस बताए जाते थे कि बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स हमें देखने को मिलते हैं मोहनजोदारो के आपके जो स्ट्रीट्स के ऊपर। बाकी ऋग्वेद के अंदर यहाँ पे लिखा गया है दास फोर्ट्रेस को यहाँ पे तबाह करना बाय द गॉड पुरंदर। तो ये एविडेंसेस बताए जाते थे, पर आज के समय हमने ये थ्योरी को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो चीज़ें मैच नहीं करती हैं सारी की सारी। इसीलिए ये थ्योरी तो बिल्कुल मतलब अब रिजेक्ट कर दी जा चुकी है, पर बाकी थ्योरीज अभी भी यहाँ पे हैं। हो सकता है ड्रॉट आए हो सकता है कोई और नेचुरल डिजास्टर आया हो, अर्थक्वेक हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, या हो सकता है नदी ने अपना जो रास्ता है वही बदल लिया हो। इनमें से कई कारण यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक तो था एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया और चाइना नहीं बल्कि आपका जापान एंड यूएसए ये सबसे बड़े लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। दूसरा, स्कॉरेंजर्स इकोनॉमी की बात करें, दोस्तों ये ऐसी इकोनॉमी होती हैं जो सेम टाइम के ऊपर कमज़ोर भी है और सेम टाइम के ऊपर मजबूत भी होती है, उसी को बोलते हैं स्कॉरेंजर्स इकोनॉमी। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें मन्नार उरुली की, तो ये दरअसल में केरला से है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।